हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो मॉडल पेपर ऑफिशियल निकला हुआ है उसका यहाँ पे आंसर की करवाने वाले हैं। जो साइंस का है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आपकी मतलब 2024 का जो मॉडल पेपर निकला है उसके अनुसार यहाँ पे आंसर की को हम करवा रहे हैं। तो टोटल 80 प्रश्न है, 80 प्रश्न को हम लोग करवा देंगे, जिसमें से थोड़ा इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव में क्या इंस्ट्रक्शन कि देखिए, आपका टोटल 80 ऑब्जेक्टिव है, 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पे, जिसमें से आपको मात्र 40 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, फिर अगले दिन कभी आएंगे तो सब्जेक्टिव लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव में हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका जो आंसर एक्चुअल होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 3 है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? यानी सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है वो आप लोग सबको पता है, अगर तैयारी कर चुके होंगे तो इसका पता है कि ऑप्शन नंबर जो ये ए होगा लाल, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, ये भी आप लोग को अच्छी से तैयारी होगा कि सर रेटिना पे बनता है। ठीक है, ऐसा हम क्लास में भी करवा चुके हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल वो आपके निर्वात में होती है, जहाँ पर वायु ये सब ना रहे, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 6 है, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो देखिए, जिसे जो दृष्टि दोष रहेगा वो वही वस्तु को देख सकता है। अगर जिसको दूर दृष्टि दोष है तो वो दूर के ही वस्तु को देखेगा, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो वो निकट की वस्तु। दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है किसको? तो दूर दृष्टि वाला, जो ऑप्शन नंबर आपका बी, दूर की वस्तु को आराम से देख सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या हो जाएगा? इसका आंसर बिल्कुल आपका ए होगा, अभिसारी। ठीक है, यानी अभिसारी जो इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो अगर एक प्रिज्म से एक कलर का किरण गुजर रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी वर्ण विक्षेपण वहाँ पे बिल्कुल आपका नहीं होगा। प्रश्न संख्या 9 है, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है तो वो होती है आपकी धनात्मक, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए प्रश्न संख्या 10 है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होता है? तो आपतित किरण आपका सर एक बार अपवर्तित होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या जो 10 है कुछ इस प्रकार है। 10 हो गया ना, 11, स्विच कहाँ लगाया जाते हैं? तो स्विच जो है आपका भू योजित तार जो होता है उसमें आपका स्विच लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, जूल बटा कूलम क्या कहलाता है? जूल बटा कूलम किसका फॉर्मूला होता है? तो वो आपका होता है सर ओम का, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या जो 13 है उसको देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आपका टेस्ला होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, और क्या बोलते हैं, हाँ, और वेबर किसका होता है बताइए? जो वेबर होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का पूछेगा तो वेबर, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है ना, अगर चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा तो आपका हो जाएगा वेबर। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा टेस्ला, यानी 13 का ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है, चुंबकीय क्षेत्र का आपका हो जाएगा टेस्ला। प्रश्न संख्या 14 है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, डायनेमो बदलता है, डायनेमो का क्या कार्य है? जो डायनेमो होता है वो क्या करता है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप लोग को पता है कि शादी विवाह में जो जनरेटर होता है उससे हम लोग करंट निकालते हैं, इसका मतलब विद्युत ऊर्जा में बदल ले रहे हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 16। क्या है क्वेश्चन, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? तो अपवर्तनांक का रंग जो निर्भर करना कहलाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका, अच्छा हाँ, इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। चलिए प्रश्न संख्या 17 है, एक मोटर कार के
पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मोटर कार में जो आपका साइड मिरर होता है उसका जो बनता है प्रतिबिंब, आप लोग को पता है कि वो वस्तु से छोटा बनता है, क्योंकि साइड मिरर जो गाड़ी में होता है आप लोग देख चुके होंगे कि उसमें फिगर जो भी बनता है वो छोटा छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, विद्युत वाहक बल से कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं? जो धरती के अंदर से निकाला जाता है। तो जीवाश्म ईंधन जो जलता है इससे बहुत सारा गैस निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बहुत सारा कहने का मतलब सल्फर भी निकल सकता है, ये भी हो सकता है, कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन, क्योंकि अंदर से बहुत सारे चीज़ के साथ अगर कोयला निकलेगा तो उसमें कार्बन रहेगा और कुछ और चीज़ को जलाएंगे तो सल्फर भी उससे निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। ओम मीटर, ओम प्रति मीटर नहीं, ओम मीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, वेबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। समांगी माध्यम से जो प्रकाश गमन करता है वो आप लोग को पता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? ऐसा क्वेश्चन अभी आया था, ठीक है ना, कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय रंग गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ये प्रश्न आप लोग को खुद जवाब इसको पता हो क्योंकि सबसे इजी प्रश्न ये है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा? देखिए अगर एक आप लोग को बताया गया, आप लोग शॉर्ट में याद रखिए, किसी लड़का का नाम है अनिल, इसी से आप लोग याद रखिएगा अनिल, यानी अ से जो अम्ल है वो नीला को क्या कर देता है? लाल। नीला को लाल कौन करता है? अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीला पत्र को लाल कर रहा है, इसका मतलब अम्ल है, तो अम्ल क्या होगा? 7 से कम होता है। तो बताइए 7 से कम इसमें आपको कौन दिखाई दे रहा है? एक ही ऑप्शन वो है, वो आपका है 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 27, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? खैर ये तो क्वेश्चन आप लोग से बन जा ही जाएगा। तो लोहे की जो परमाणु संख्या होती है आपका होती है 26, यानी कि आपका हो जाएगा 26। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका है बी, क्या हो जाएगा? 26। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो जो सल्फर होता है, सल्फर की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आपकी होती है वो होती है 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एल्यूमिनियम की जो मोटी ऑक्साइड की जो परत बनेगा उसको हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। क्या बोलेंगे? एनोडीकरण। और जो जस्ता से बनता है, जो जस्ता से बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं जस्तीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पर बन रहा है, इसका मतलब आपका एनोडीकरण बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील में? कौन ऐसा चीज़ है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन नंबर आपका 30 का क्या होना चाहिए? C2H4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। खैर देखिए सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग के एग्जाम में बहुत सूत्र पूछता है। मैथ में भी जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा फार्मूला पूछता है, मेंसुरेशन से ज़्यादा फार्मूला पूछता है। यहाँ पे फिर केमिस्ट्री में भी आपका सूत्र बहुत पूछता है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव 80 नंबर का रहेगा, जिसमें 4-5 क्वेश्चन जो ऐसा रहेगा जिससे आप लोग का सूत्र रहेगा उसी से पूछेगा। तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है आप लोग बताइए क्या होना चाहिए? तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। चलिए अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट क्या होता है? तो जो टूथपेस्ट होता है, जो ब्रश करने के लिए जो हम लोग ऊपर कॉलगेट जो लगाते हैं वो आपका क्या होता है? बिल्कुल क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र आप लोग को पता होगा कि बॉन्ड COOH होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इसका होता है COOH। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो जो अम्ल वर्षा होती है वो सल्फर ऑक्साइड के कारण होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 35 का सी बिल्कुल सही। चलिए अगला 36 प्रश्न में चलते हैं।
निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है बताइए। तो निकेल की जो परमाणु संख्या वो आपकी होती है 28। निकेल कॉपर जिंक, ठीक है, निकेल कॉपर जिंक, कॉपर 29 और जिंक आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉपर का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जिंक का। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एक जांच प्रणाली के लिए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस प्रणाली में विलयन कौन सा था? तो बताइए, रंग तो चेंज हो गया, तो प्रणाली में कौन सा विलयन घुलाया कि उसका रंग परिवर्तित हो गया? तो 37 का जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनेगी? तो H2SO4 को अगर एथेनॉल को मिला करके चाहे एथेनॉल के साथ अगर गर्म करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा C2H4 यही बनेगा यहाँ पे एथेन। ठीक है ना, सॉरी इथीन हो जाएगा, मेथेन, इथीन, इथाइन। ठीक है, तो आपका C2H4 जो आपका हो जाएगा इथीन का। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है? तो हीरा आप लोग को पता है कि कार्बन का 3 अपरूप होता है। ठीक है ना, तो हीरा कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कार्बन का 3 अपरूप। चलिए 1 ग्राम सोने से कितना मीटर लंबा तार, सॉरी कितना मीटर नहीं, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है? कौन इसमें से ऐसा यौगिक है जो जल में घुलनशील है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, जो जल में घुलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अमालगम है? तो जो अमालगम है उसको टिक आउट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा होगा NaHG यानी कि सोडियम और हाइड्रागिरम यानी मरकरी जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रकार है, एथिलीन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो एथिलीन का जो IUPAC नाम होता है वो आपका होता है एथीन, क्योंकि एथीन जो है एथिलीन का IUPAC नाम है। ठीक है ना, एथीन का ही IUPAC नाम एथिलीन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, ब्यूटेनोन का अणुसूत्र C4H8 है, तो इसका क्रियाशील समूह कौन है? मतलब इसमें से कौन क्रियाशील समूह जुट के उसमें ओन जुटा है? तो बताइए किसमें क्रियाशील ऐसा होता है जिसमें ओन जोड़ता है? देखिए यहीं पे मेन फोकस करना है कि ओन किस में जोड़ता है। तो अगर आप लोग क्लास किए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि सर कीटोन समूह में उसमें ओन जुड़ता है, यानी कीटोन नहीं होकर के यहाँ पे आपका कीटोनिक दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितनी सहसंयोजक बंधन बनाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि 3 बनाते हैं। ठीक है, कितने बनेगा सहसंयोजक बंधन? 3। अब क्वेश्चन है 46, सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो सीने बार जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी यानी हाइड्रागिरम मरकरी का धातु का अयस्क है। चलिए अगला चलते हैं, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा करते हैं? तो सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण वो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जब जल के साथ वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो जो कैथोड और एक आपका एनोड होता है, तो कैथोड पर कौन सी गैस जाकर के बैठ जाएगा, कौन सा गैस जमा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन, यही वहाँ पे जमा हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? कौन ऐसा तत्व है जिसमें सबसे अधिक अधातुई गुण है, उसमें धातु का गुण नहीं के बराबर है? ठीक है, नहीं अधातुई गुण, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, ठीक है ना, नाइट्रोजन इस अधात्विक गुण है, अधातुई गुण। चल अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? नीला थोथा यानी उसको हम लोग तूतिया के भी नाम से जानते हैं, तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा CuSO4 × 5H2। यही आपका नीला थोथा का सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत। प्रदूषण मुक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा आप लोगों के लिए इसमें सही होना चाहिए? तो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा जिससे हम लोग को प्रदूषण नहीं हो, तो देखिए पवन ऊर्जा से भी प्रदूषण नहीं होता है, सौर ऊर्जा से भी प्रदूषण नहीं होता है, जल वैद्युत ऊर्जा से भी प्रदूषण नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 आबंध होता है? तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध किसके बीच होता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है C3H4, यही आपका हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? तो आपका जो 53 का जो बी एरोमेटिक यौगिक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है बेंजीन, यही आपका एरोमेटिक यौगिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है,
उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, उच्च वसा किस में होता है, तो उच्च वसा जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है साबुन, साबुन में उच्च वसा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपका 2n² होती है। सब इसी के अनुसार चलता है। चलिए अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार है, साइटॉन का आकार क्या होता है, तो साइटॉन का आकार तारा के आकार का, बिल्कुल ऐसा देखिए तारा के आकार का कहने का मतलब कि ऐसे ऐसा करके आपको साइटॉन के चित्र फिगर में आपको बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि तारा जैसा, यानी कि तारा का ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 56 तक हो गया। 57 अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार तो इसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, कौन ऐसा हार्मोन है जो पेड़ पौधा में नहीं पाया जाता, पादप बोले तो पेड़ पौधा, तो इसमें से कौन ऐसा हार्मोन है जो पेड़ पौधा में नहीं पाया जाता है, तो 57 का ए जो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, या पेड़ पौधा में नहीं पाया जाता, बाकी तीनों जो है वो पेड़ पौधा में आपका पाया जाता है। चलिए यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश होता है, तो यूरिया जो है यूरिया रक्त में कहाँ पर जाकर के प्रवेश करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत में यानी किडनी में। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है, तो पारिस्थितिक तंत्र के लिए जैव घटक का सबसे अच्छा रूप यहाँ पे कवक होता है, ठीक है, यहाँ पे सबसे बेस्ट है यहाँ पे क्या, कवक। चलिए अगला प्रश्न है 60, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक को जब दोनों को आपस में मिला देते हैं तो वहाँ पर जाकर के निर्माण होता है जाइगोट का, ठीक है ना, क्याची का जाइगोट, और जाइगोट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट इंग्लिश है और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं युग्मनज, क्या बोलते हैं, युग्मनज, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है 61, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, पेड़ पौधा में जो संचित रहता है कोई भी मेन चीज़ अपशिष्ट है, ठीक है ना, बेकार चीज़ वो कहाँ पे जा करके जमा होता है, उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य अनुशिथिलन दाब कितना होता है, ठीक है ना, सामान्य अनुशिथिलन दाब कितना होता है, तो 62 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 80 mm। चलिए अगला प्रश्न जो है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद, तो मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के जो अग्रपाद होते हैं वो आपका समजात अंग होते हैं, सबका अंग मिलेगा लेकिन कार्य थोड़ा अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। चलिए पादप में फ्लोएम क्या करता है, तो पादप में फ्लोएम जाइलम का मतलब जल और फ्लोएम का मतलब भोजन, जाइलम बोलेगा तो ज से जाइलम, ज से जल, तो फ्लोएम बोलेगा तो भोजन पे आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लोएम पूछा था, अगर जाइलम पूछता तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता। चलिए अगला है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, खैर ये आप लोग को सबको पता होगा कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, ठीक है ना, तो एक वयस्क मनुष्य के जो दांत होते हैं वो आपके कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला जो है, एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है, तो जो एंड्रोजन होता है सर आपका नर लिंग हार्मोन है, ये पुरुष में आपका होता है। चलिए न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का वह कौन सा हिस्सा है जहाँ पे हम लोग जानकारी उसके बारे में, कोई चीज़ के बारे में जाना तो वहाँ पे जानकारी को वो इकट्ठा किए हुए रखता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा वो डेंड्राइट, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डेंड्राइट। चलिए अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रभावित किया, तो अनुवांशिकता का जो सिद्धांत दिए थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जो मटर के पौधा पर यहाँ पे किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर किस पे करेगी, तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया है वो जाकर के आपका जल पर, सूर्य के रोशनी पर और क्लोरोफिल पर, तीनों पर निर्भर करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, तो गुर्दे में जो उत्पादित जो मूत्र बन रहा है वो मूत्राशय में किसकी सहायता से जाता है, कहाँ से जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मूत्र वाहिनी से, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, क्योंकि ये शरीर के पूरे पार्ट को यही जोड़े रखता है, शरीर में पूरा खून को संचालन, ऑक्सीजन को भेजना इसी का काम होता है रक्त का। अगला प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग क्या है, तो फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है वो आपका होता है पुंकेश, ठीक है, नर प्रजनन आपका क्या होता है, पुंकेश, यानी 72 का आपका डी होगा। चलिए 73 में चलते हैं,
द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी प्रश्न है, शायद ये आप लोग को पता होगा कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस जो आपको लिखा गया था वो चार्ल्स डार्विन लिखे थे। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया था। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? पता ये सबसे लंबा भाग क्या है? तो सबसे लंबा भाग आपका होता है छोटी आंत। भले कहने में आ रहा है कि छोटी आंत है और ये कहने में आ रहा है बड़ी आंत, बट छोटी आंत जो है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? इसमें से कौन ऐसा जो है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है शुक्रवाहिका, ये मादा यानी महिलाएं में नहीं होती है। बाकी तीनों जो चीज़ है ये तीनों है गर्भाशय महिला में होते हैं, डिम्बवाहिनी भी होती है, अंडाशय होते हैं, बट शुक्रवाहिका ये आपका किस में होता है? पुरुष में होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना। चलिए बी को हम फिर से टिक लगाते हैं, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न जो है 76, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? देखिए एक मक्खी जो है ना, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता। इसमें हिमाइसिन नाम का कुछ पदार्थ होता है, हिमासाइनिन, हिमसाइनिन, चाहे हिमासाइनिन, हिमासाइनिन करके एक पदार्थ होता है, वही मक्खी में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तब मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं की जो जीवन अवधि होती है वो 12 से 20 दिन होती है। और आप लोग से एक प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का बताइएगा, रेड ब्लड सेल का कितना होता है? इसका जल्दी कमेंट में आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा, क्या होता है, कितना दिन तक इसका जीवन काल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया था? तो जो माइक्रोग्राफिया है वो लिखने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। वो थे रॉबर्ट हुक जो था, प्रसिद्ध पुस्तक जो था माइक्रोग्राफिया वो लिखे थे। अगला प्रश्न है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों और पशुओं की कोशिका, पौधा की कोशिका और पशुओं की कोशिका के बारे में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो जो पौधों में भोजन हो तो आपका स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो चलिए आज का आपका जो 80 प्रश्न था, आपका 80 प्रश्न बिल्कुल करवा दिया गया है। अब बाकी का जो प्रश्न है हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड धन्यवाद।